लीजिए, नाश्ता तैयार है। अरे वाह, आज क्या बनाया है बहू? पापा जी आज उपमा बनाए हैं नाश्ते के लिए। अच्छा, वैसे कभी खाया नहीं, लेकिन बहू ने इतने प्यार से बनाया है तो जरूर खाएंगे। पापा जी इसे साउथ में खाते हैं, सुना है टेस्ट अच्छा होता है इसका। सिर्फ टेस्टी नहीं बल्कि बहुत हेल्दी भी होता है ये। सही है, ये बढ़िया हुआ। भैया वैसे भी खा खा के बहुत भारी हुए जा रहे थे, अब भाभी आ गई हैं तो शायद कुछ हल्के हो जाए। ये कहानी है ओम प्रकाश के परिवार की। ओम प्रकाश और सरिता के दो बेटे थे, बड़ा दिनेश और छोटा मुकेश। परिवार जितना छोटा था उतना ही सुखी था। दिनेश बड़ा हुआ तो उसकी शादी हो गई और दामिनी घर में बहू बनकर आ गई। दामिनी एक ऐसे परिवार से आई थी जहां हमेशा देसी और हेल्दी खाना ही खाया जाता था, और ससुराल आते ही दामिनी वैसा ही देसी खाना बनाकर सभी को खिलाने लगी। और फिर अगले दिन, अरे बेटा दामिनी, खाना तैयार है क्या? जी माँ जी, एकदम तैयार है। क्या बनाया भाभी? राजमा चावल और रोटियां बनाई हैं, आपको पसंद है क्या? अरे भाभी, आई लव राजमा चावल। एक बात कहूं, वैसे जब से आप आई हो ना, इस घर में कसम से खाने में मजा ही आ गया। हाँ हाँ, दामिनी के आने से पहले तो तू घास खा रहा था ना। मुकेश की बात सुनकर उसकी माँ सरिता ने चिढ़कर उसे जवाब दिया, जिसे सुनकर हर तरफ हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे ऐसे ही हंसते खेलते वक्त बीत रहा था, लेकिन धीरे धीरे दामिनी के देसी खाने का स्वाद घर वालों के लिए खास नहीं रहा। दामिनी से कोई कुछ कहता तो नहीं था, लेकिन सच यही था कि अब सब दामिनी के हाथों से बना खाना खा खा कर बोर हो गए थे। तभी एक दिन मुकेश एक लड़की को घर लेकर आया। भाभी, ये ममता है, मेरे ऑफिस में काम करती है, मेरी दोस्त है। अच्छा, सिर्फ दोस्त? क्या भाभी, हर टाइम छेड़ती रहती हो। अच्छा, मम्मी पापा कहाँ हैं? वो तो मंदिर गए हैं, बाकी तुम्हारे भैया अभी तक ऑफिस से लौटे नहीं। अब तुम दोनों बैठो ना, मैं तब तक नींबू पानी लेकर आती हूँ। इतना कहकर दामिनी रसोई की तरफ चली गई और फिर उसके जाते ही, नींबू पानी कौन पीता है यार, तुम्हारे घर में कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? अरे चुप हो जाओ मेरी माँ, वो असल में मेरी भाभी ना एकदम देसी टाइप है। शुक्र करो कि वो तुम्हारे लिए सत्तू या फिर छाछ बनाकर नहीं ला रही। हमें तो हर रोज वही पीना पड़ता है। क्या छत्तू? ये छत्तू क्या होता है? अरे छत्तू नहीं, सत्तू और छाछ। कुछ नहीं, तुम चुप रहो और सामने जो आए उसे चुपचाप पी लेना, ठीक है? कुछ देर बाद दामिनी उन दोनों के लिए नींबू पानी बनाकर ले आई। मुकेश और ममता नींबू पानी पीने लगे, तभी उसके मम्मी और पापा भी आ गए। फिर सबने साथ में बैठकर खाना खाया। ये लो ममता, ये खाकर देखो, ये है आलू मेथी की सब्जी और ये सरसों का साग। भाभी, वो मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, तुम पहली बार घर आई हो, थोड़ा तो खाओ बेटी। जी ओके। दामिनी को जितना देसी खाना खाना और बनाना पसंद था, तो उसकी होने वाली देवरानी ममता को उतना ही मॉडर्न खाना बनाना और खाना भी पसंद था। वो मुकेश से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसकी माँ सरिता के कहने पर उसे सरसों का साग चखना पड़ा, जो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और फिर रात में जब मुकेश ममता को छोड़कर वापस घर आया, तब आ गया तू, अब सच सच बता क्या बात है? वो माँ, वो ममता और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। समझ गई थी मैं। चल ठीक है, हम जल्दी जाएंगे उसके घर। कुछ दिनों बाद ही ममता और मुकेश की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और ममता छोटी बहू बनकर घर आ गई। फिर अगले ही दिन खाने की टेबल पर, आ जाइए सब लोग, नाश्ता रेडी है। क्या बनाया भाभी? उपमा और इडली। अब सुनिए, ये वॉफल जरूर ट्राई करना, मैंने बनाए सबके लिए। वॉफल जैसी नई चीज का नाम सुनकर सभी लोगों ने उपमा और इडली को साइड में कर दिया और मीठे मीठे वॉफल खाने लगे। दामिनी की बनाई देसी चीजों को किसी ने हाथ तक नहीं लगाया, और इसके बाद से ऐसा हर रोज होने लगा। ममता कभी चाउमीन बनाती तो कभी पिज्जा। एक दिन तो दामिनी के बनाए पराठों को छोड़कर सबने जी भर कर मोमोज खाए, और इसी के साथ अब सबकी फेवरेट ममता बन चुकी थी। सबके सब ममता का बनाया मॉडर्न खाना ही खाते थे। बेचारी दामिनी को ये सब बुरा लग रहा था, लेकिन उसकी उदासी किसी को नजर नहीं आई। और फिर कुछ महीनों बाद एक दिन, अजी सुनते हो? अरे क्या हुआ भाई, चिल्ला क्यों रही हो? देखिए ना मुकेश को क्या हो गया है, पेट में बहुत दर्द हो रहा है इसके, जल्दी अस्पताल लेकर जाना होगा। ओहो,
बेटा दिनेश, गाड़ी निकालो जल्दी से। तुम सब यहीं रहो। अच्छा, मैं और दिनेश जा रहे हैं मुकेश को लेकर। अस्पताल में सारे टेस्ट होने के बाद डॉक्टर ने बताया कि ज्यादा मीठा और तला भुना खाने की वजह से दिनेश के लीवर में भारी इन्फेक्शन हो गया था। इसके साथ ही डॉक्टर ने ओम प्रकाश के पूरे परिवार का टेस्ट कराने की हिदायत दी और फिर वही हुआ जिसका डर था। दामिनी को छोड़कर सभी में कोई न कोई दिक्कत निकली। किसी की आंत में इन्फेक्शन था तो किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ था, पर दामिनी बिल्कुल ठीक थी क्योंकि वो पहले की तरह अपना बनाया देसी खाना ही पसंद करती थी और वही खाती आ रही थी। और फिर अगले दिन, दामिनी बेटा, अब तो डॉक्टर ने उबला खाना खाने को बोला है, तो आज से रसोई तुम ही संभालना बेटा। और हाँ, ममता को भी जरा सिखाना देसी और हेल्दी खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा। अपनी सास की बात सुनकर ममता का चेहरा गुस्से से लाल तो जरूर हो गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाई। इतनी हिम्मत उसमें नहीं बची थी क्योंकि उसे भी अपनी खराब सेहत की वजह समझ आ गई थी। तो सिर झुकाकर देसी लिबास में अपनी जेठानी से देसी खाना बनाना सीखने के लिए वो तैयार थी। सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी। रोहित और उसकी लव मैरिज थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या? तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं। तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी, 10,000? कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा। पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी न की होती, तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, मैं अभी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना। सलोनी की फरमाइशें बहुत बढ़ती ही जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था। पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी कहाँ है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है। काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ, मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है। अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका केटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। 1 सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ। और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना, मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा, आराम से, कोई बात नहीं। सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे। हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे। आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ, मैं अभी आता हूँ। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं।
एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे, अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना, इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या, माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है, वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है, अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा, ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं, इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच, कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहां से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी के बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी, आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार। यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है, चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार, मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ, तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित, मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती? बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो, ये लो, तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको, मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसे स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है।